बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में पहलवानों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी ये खबर, जहां पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आपात बैठक बुला ली है। ये आपात बैठक यहां पर बुलाई गई है आईओसी की तरफ से। पहलवानों के प्रदर्शन पर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। आईओए ने आपात बैठक बुलाई है क्योंकि इससे पहले 4 मांगों को लेकर पत्र लिखा गया था इन पहलवानों की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया था कि इस्तीफे के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हो, जो मौजूदा फेडरेशन है उसे भंग किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलवानों की शिकायत पर आपात बैठक। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पहलवानों की चिट्ठी पर आखिरकार आईओए अब बात करेगी? देखिए, बिल्कुल रेसलर्स का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईओ को जो लेटर लिखा था उसके जवाब में आईओ ने एक आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअली होगी और शाम को करीब 5:45 बजे ये बैठक होगी, जिसमें जो खिलाड़ियों ने, जो रेसलर्स हैं, उन्होंने जो शिकायत की है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन ले, जो यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के जो आरोप हैं उनको लेकर कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए। ये मांग रेसलर्स ने पत्र लिखकर आईओए की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनको ये पत्र लिखा था, जिसके बाद तुरंत आज एक मीटिंग शाम को 5:45 बजे वर्चुअली मीटिंग बुलाई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि आईओए इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना देगा और कमेटी उस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर आईओए डिसीजन लेगा। जी, शुक्रिया यतेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएआई के डीजी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अनुराग ठाकुर सुबह से अपने आवास पर खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी बातचीत के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं खेल मंत्रालय की तरफ से अब तक जो भी प्रस्ताव दिए गए उनको पहलवानों ने मानने से इनकार कर दिया है। क्योंकि आज सेकंड राउंड की मीटिंग होनी थी, उस बैठक में पहलवान नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि 3.25 घंटे तक जो देर रात मीटिंग चली उसमें वो संतोषजनक बैठक नहीं रही है और ऐसे में आज वो बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सरकार की ओर से एक फॉर्मूला रखा गया है जिसके मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इस फॉर्मूले में ये कहा गया कि जो खिलाड़ियों की शिकायतें सुनेगी ये कमेटी वो होगी। साथ ही खिलाड़ियों से ये भी कहा गया कि वो जिसका नाम चाहें खेल मंत्रालय को बता दे। लेकिन अब तक खिलाड़ी अपनी बात रखने नहीं आए हैं। खबर तो ये भी है कि कुश्ती संघ एक चुना हुआ संगठन है और इसलिए मंत्रालय इसे नहीं हटा सकता। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहा है, जिसमें बड़े बड़े पहलवान शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं महिला पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर संगीन आरोप लगाए। और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया। पूरे मामले में एक्शन का भरोसा भी उन्हें दिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार आश्वासन भी दे रही है, इंतजार भी कर रही है कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो और समाधान निकाला जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनीति आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। और इसी बीच पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर ओलंपिक एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है। पहलवानों ने ओलंपिक एसोसिएशन से कुश्ती संघ भंग करने की मांग की है। साथ ही WFI के अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांगा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहलवानों ने ओलंपिक संघ को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मुख्यतः यही मांग है
कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसे भंग कर दिया जाए और नए तरीके से उसे गठित किया जाए। तो देखिए, पहलवान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है खेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन वो बैठक बेनतीजा इनके हिसाब से साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि जो भी अध्यक्ष पद के लिए आपकी तरफ से नाम सुझाए जाएंगे उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो सरकार इस पूरे मसले को बेहद गंभीरता के साथ डील कर रही है, ले रही है, जिसके चलते बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश जारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। शाम 6 बजे खेल मंत्री अनुराग सिंह पहलवानों से मुलाकात यहां पर करेंगे। अनुराग ठाकुर की मुलाकात यहां पर होगी। अनुराग ठाकुर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे पहलवान, और फिर से एक बार प्रस्ताव रखा गया है, टेबल पर बैठकर बातचीत हो। आप 3 नाम दे दीजिए, उन 3 नामों में से नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल संघ भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि चुना हुआ एक संगठन है। तो देखिए, 6 बजे ये बैठक होनी है। हालांकि आज सुबह ये बैठक होनी थी दूसरे राउंड की, क्योंकि देर रात ये मुलाकात चली, जो कि बेनतीजा ये पहलवान बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं और 6 बजे ये बैठक होगी। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखी है। पहलवानों का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती वो धरना खत्म करने वाले नहीं हैं। साथ ही पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर टिके हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम, और 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरे इस कुश्ती की तस्वीर को समझिए। पहला, किस तरीके से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरा, अब ये जो पूरी बात है वो ओलंपिक संघ तक चली गई है, पहलवानों ने चिट्ठी लिख दी और अपनी शिकायत दी। और तीसरी, बृजभूषण शरण सिंह जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उन पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगे हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने भी आरोपों पर सफाई दी। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली में 26 जनवरी के पहले क्या खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं देश विरोधी तत्व? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया, उससे सवाल खड़ा ये हो रहा है कि दिल्ली में दीवारों पर लगाए जा रहे ये स्लोगन साजिश है या फिर शरारत। एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक। दिल्ली में लिखे खालिस्तान समर्थित स्लोगन। 26 जनवरी से पहले साजिश या शरारत। दिल्ली से पंजाब तक जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कस रही हैं, वैसे वैसे खालिस्तानी समर्थकों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों ने नया पैंतरा आजमाया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम बिहार समेत कई इलाकों में दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे मिले। रात के अंधेरे में दीवारों पर जो स्लोगन लिखे गए, उनमें कुछ स्लोगन हिंदी तो कुछ पंजाबी में लिखे गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अलग अलग जगहों पर लिखे नारों को मिटवाया। दिल्ली के कुछ भागों में रात के दौरान किसी ने एंटी नेशनल ग्राफिटी है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर स्प्रे पेंट से की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंक्वायरी हो रही है। जो भी लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 जैसे नारे लिखे गए। हालांकि पुलिस इसे सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं मानती। हाँ, इसे माहौल खराब करने की कोशिश जरूर बता रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रही है।
देखिए, एक ग्रेफिटी थी जो रात के अंधेरे में उन जगह लगाई गई जो अमूमन तौर पर खाली होते हैं। तो इसका सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का फोकस है अभी 26 जनवरी है, जिसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस की हर ब्रांच, हर सेक्शन, हर डिस्ट्रिक्ट इंश्योर कर रही है कि कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो। तो इसका उससे लेना देना नहीं है कि इट अफेक्ट्स आवर सिक्योरिटी। उसके लिए हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में यहाँ वहाँ लिखे मिले खालिस्तान समर्थक पोस्टरों के बारे में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ जहाँ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगे थे उन्हें हटा और मिटा दिया गया है। पुलिस की माने तो भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस इस तरह की गतिविधियों के पीछे हो सकता है। ये खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब पुलिस ने उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि SFJ एक प्रतिबंधित संगठन है। जब भी वो कुछ करता है तो किसी और के नाम से करता है ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते खालिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि भारत विरोधी साजिश को हवा देने वाला और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस क्या है और गुरुपरवंत सिंह पन्नू से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत के खिलाफ लगातार मूवमेंट चलाने वाला संगठन सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि SFJ पर भारत में बैन है। तो सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। गुरु परवंतन सिंह पन्नू ने SFJ संगठन अमेरिका में ही रहकर बनाया। इसके साथ ही SFJ के जरिए पन्नू अलग खालिस्तान मूवमेंट चलाता है। गुरु परवंत सिंह पन्नू SFJ संगठन का सरगना भी है। इसी के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते पन्नू भारत का वांटेड आतंकवादी घोषित है। गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। फिलहाल अमेरिका में रहकर ये अपने संगठन SFJ को चला भी रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत में खालिस्तानी समर्थन की ये मूवमेंट आखिर कैसे स्लोगन के जरिए आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब खालिस्तानी समर्थन में स्लोगन लगे हैं, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के स्लोगन देश के अलग अलग हिस्सों में लगते रहे हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी तारीखें आई हैं जब ऐसे स्लोगन देखे गए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। मई 2022 हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए, यहां से शुरुआत होती है। इसके साथ ही जुलाई 2022 में करनाल में 2 कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन लिखे गए। अक्टूबर 2022 का जिक्र करें तो पंजाब की कई सरकारी इमारतों पर भी इस तरह के स्लोगन नजर आए, ये नारे यहां पर लिखे गए। और इसके आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में सिरसा में कॉलेज की दीवारों पर कुछ ऐसे ही नारे लिखे गए जो आज दिल्ली में लिखे गए। फिर इसी साल जनवरी 2023 में दिल्ली में कई जगह लिखे खालिस्तान के नारे, यानी कि सीधे तौर पर देश विरोधी ताकतें जो है वो इन्हीं के जरिए सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध की। पिछले साल फरवरी में शुरू हुई जंग इस साल भी बदस्तूर जारी है और लग ये रहा है कि ये जंग अब लंबी चलने वाली है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर किस तरीके से घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। जी हां, हथियारों को लेकर पूरी तैयारी इन दोनों देशों की तरफ से कर ली गई है। यूक्रेन को जहां पश्चिमी मुल्कों से नए और आधुनिक टैंक्स की चाहत है, तो वहीं पश्चिमी मुल्कों से मिली आर्टिलरी ताकत की वजह से यूक्रेन अब तक रूस को रोकने में सक्षम रहा है। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए देखिए यूक्रेन के वो 5 तोप जिन्होंने कई मोर्चों पर पुतिन की पलटन को पलटने पर मजबूर कर दिया। महायुद्ध में ज़ेलेंस्की का पावर पंच। 5 हथियार से प्रचंड प्रहार। पुतिन और उनकी जीत के बीच अगर ज़ेलेंस्की दीवार बनकर खड़े हैं, तो इस दीवार को बनाने में अमेरिका से लेकर आधे यूरोप की भूमिका रही है।
क्योंकि जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध को 300 से ज्यादा दिनों तक खींच ले गए, वो हथियार दुनिया के चुनिंदा देशों से उन तक पहुंचे। अकेले तोपों की बात कर लें तो ज़ेलेंस्की को दुनिया के 5 बड़े और घातक हथियार मिल चुके हैं और इन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के टैंकों को धुआं कर रही है। दुनिया के इन 5 घातक हथियारों में सबसे पहला नाम है अमेरिका में बनी M777 लाइट हॉवित्जर तोप, फ्रांस में बनी 52 कैलिबर सीजर SPG, पोलैंड में बनी 155 mm क्रैब SPG, जर्मनी में बनी PZH-2000 SPG और इस सीरीज में 5वां नाम है ब्रिटेन में बनी AS-90 155 mm SPG, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स। This week I announced to Parliament that we will send a squadron of Challenger 2 main battle tanks to Ukraine. We will send at least 3 batteries of AS-90 155 long-range deep-fire artillery. We will send a number of armoured vehicles, including I think it's the Bulldog. दुनिया के ये 5 घातक हथियार एक साथ मिलकर रूसी सेना पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, जबकि रूस की सेना अपने तोपखानों के चुनिंदा हथियारों से ही इन 5 घातक हथियारों का मुकाबला कर रही है। रूस की मीडिया के मुताबिक दिसंबर के महीने में रूस के लेटेस्ट T-90M का एक बैच महायुद्ध में उतारा गया है। ये टैंक T-90 का सबसे एडवांस वर्जन है। ये सोवियत काल के T-72 का ही एक नया रूप है। मतलब एक तरफ यूक्रेन दुनिया के तमाम हथियारों को रूस के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है, तो पुतिन को सिर्फ अपने हथियारों का ही सहारा है। और इस लिहाज से देखें तो पुतिन के सामने सिर्फ कहने को ज़ेलेंस्की खड़े हैं, लेकिन असल मायने में फिलहाल पुतिन अमेरिका से लेकर नाटो देशों के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जंग में नाटो और अमेरिका के हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी तकनीक भी। तो इस युद्ध में टैंकों की टक्कर तो लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन भी सामने आ चुका है। मदद का ऐलान स्वीडन की सरकार की तरफ से किया गया है और इसमें क्या कहा जा रहा है वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल यूक्रेन को स्वीडन से NLAW एंटी टैंक वेपन मिलेंगे, जिससे रूस के हमलों से यूक्रेन के सैनिक बच सकें और रूस पर जबरदस्त प्रहार इसके जरिए कर सके। स्वीडन ने यूक्रेन को माइनिंग से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ साथ असॉल्ट राइफल भी देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही स्वीडन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी देगा। कहा जाता है अगर आप युद्ध हथियारों से नहीं जीत सकते तो अफवाहों से जीत सकते हैं, और ज़ेलेंस्की उसी फॉर्मूले पर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक जाहिर किया था कि पुतिन की मौत हो चुकी है और इसको लेकर अब पुतिन के प्रवक्ता ने कुछ कहा है। पुतिन के प्रवक्ता ने ज़ेलेंस्की के इस माइंड गेम को तोड़ दिया है और अपनी नाराजगी दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि पुतिन जिंदा भी है और पूरी तरह से स्वस्थ भी है। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और दूसरी तरफ अफवाह फैलाने का खेल चल रहा है। दुनिया को बरगलाने के लिए और जंग में रूसी सैनिकों का हौसला पस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की ने यह चाल चली और अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने की कोशिश की कि पुतिन की मौत हो चुकी है, और जो पुतिन दुनिया के सामने टेलीविजन पर आते हैं वो बॉडी डबल है। Now, I don't really understand right now today who to talk to and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia that sometimes come out on the screen somewhere, appear somewhere. I don't quite understand that he is the guy. I don't quite understand that he's still alive or that it is him particularly making decisions. जंग जारी है और जंग के बीच में ज़ेलेंस्की ने ऐसी बात छेड़ी है जिससे रूस में खलबली मच गई है। दरअसल ज़ेलेंस्की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में युद्ध रोकने के लिए समझौते की बात कर रहे थे और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि वो समझौते के लिए आखिर किससे बात करें, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं।
यकीनन ज़ेलेंस्की ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान से उस अफवाह को जन्म जरूर दे दिया जो जंग में रूसी फौज का हौसला तोड़ सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज़ेलेंस्की के इस बयान से क्रेमलिन में जबरदस्त गुस्सा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बयान को लेकर ज़ेलेंस्की पर हमला किया। साफ तौर पर ज़ेलेंस्की ना तो रूस और ना ही पुतिन के अस्तित्व को पसंद करेंगे। जितनी जल्दी वो समझ जाएं कि रूस मौजूद है और मौजूद रहेगा, यूक्रेन जैसे देश के लिए बेहतर होगा। पिछले साल अप्रैल में जब रूस की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमात को लॉन्च किया गया, तो पुतिन लॉन्चिंग में वर्चुअली शामिल हुए थे और उसी के बाद से रूसी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में पुतिन ने कई अहम कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए या फिर अकेले ही शामिल हुए, जिससे ज़ेलेंस्की की आशंकाओं को अफवाह बनने में देर नहीं लगती। लेकिन क्रेमलिन की ओर से पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भी बेबुनियाद करार दिया गया। पुतिन ने इस हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की, सार्वजनिक रूप से कई कार्यक्रमों में दिखे। क्रेमलिन के मुताबिक वो एक त्योहार में शामिल हुए। त्योहार में पुतिन ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। क्रेमलिन ने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिए, किसी भी फोटो या वीडियो से इनकार किया। भले ही ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने पुतिन को मरा हुआ घोषित कर दे और जंग के बीच में एक गंदी रणनीति को भुनाने की कोशिश करे, लेकिन क्रेमलिन के दावे के मुताबिक पुतिन न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो बेहद सेहतमंद हैं। और हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने हथियार कारखाने का दौरा करने के बाद ये भी कहा था कि रूस की जीत पक्की। और अब बड़ी खबर जुड़ी हुई पीएफआई से, जहां एनआईए ने पीएफआई पर शिकंजा और कड़ा कर दिया है। एनआईए ने पीएफआई के 2 और आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का बड़ा इनाम रखा। और इस बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी किस तरह से गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था, वो सभी के सामने आया। लेकिन बैन के बाद भी पीएफआई लगातार हिंदुस्तान में माहौल खराब करने के लिए साजिशें रचता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है और पिछले 2 साल में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। घाटी में साजिश का दक्षिण भारत कनेक्शन। दक्षिण भारत के युवा पीएफआई का टारगेट। पीएफआई के प्लान जिहादी का पर्दाफाश। पीएफआई ने बकायदा कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। पीएफआई ने सिर्फ कश्मीर के लिए ही टेरर प्लान यहां पर नहीं बनाया, बल्कि उसकी साजिश अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने की है। और इसके लिए वो कम उम्र के लड़कों का सहारा ले रहा है जिनका ब्रेन वॉश करने का काम करता है। इसके साथ ही देश के खिलाफ उन्हें बरगलाया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। छापेमारी में पीएफआई की प्लानिंग बेनकाब। केरल से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क। पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। योग कैंप की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग, पीएफआई तैयार कर रहा जिहादी लड़ाके। पीएफआई अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में यह भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में शामिल लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आ गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नई पेंशन योजना और रिटायरमेंट की नई पॉलिसी की वजह से फ्रांस में लोगों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पेरिस की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इतना ही नहीं, नई पॉलिसी की वजह से फ्रांस में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा भी कर दी गई। फ्रांस में सरकार की नई पॉलिसी का विरोध, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने पर सड़क पर उतरे लोग, नई पेंशन पॉलिसी को लेकर भी लोगों में गुस्सा। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतरा ये हुजूम सरकार की नई पॉलिसी के खिलाफ गुस्से में है। इन लोगों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और नई पेंशन नीति के विरोध में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। कई जगहों से प्रदर्शन की उग्र तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, तो इस दौरान तोड़फोड़ की घटना भी हुई। फ्रांस सरकार की नई पॉलिसी के खिलाफ वहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में ट्रांसपोर्ट, स्कूल और दूसरी सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो प्रस्तावित पेंशन योजना के साथ ही आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार की भी वकालत की। यूक्रेन जंग के 331 दिन हो चुके हैं और अब इस जंग में अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है। कीव से लेकर मॉस्को तक टैंकों से युद्ध लड़ने पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें अहम बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो ने भी अपने सदस्य देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को टैंकों की खेप भेजें। हालांकि ज़ेलेंस्की जिस टैंक की डिमांड अमेरिका से काफी समय से करते आ रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिलने वाला है और उसकी वजह बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख से लेकर हिमाचल तक जमकर बर्फबारी गिर रही है। कहीं बर्फबारी से कोहराम मचा हुआ है तो कहीं सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार भी देखने को मिल रही है। भारी बर्फबारी के साथ ही रामबन और बनिहाल के बीच हाईवे पर मलबा आ गया और इसके बाद हाईवे फिलहाल बंद करना पड़ा है। प्रशासन मलबा और बर्फ हटाने की कोशिशों में जुट गया है। तो पहाड़ों में इस वक्त बर्फ सफेद आफत बनकर गिर रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रास्ता बंद हो चुका है। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है इन इलाकों में। कश्मीर के गुलमर्ग और अनंतनाग समेत कई इलाकों में भयंकर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शिमला और मनाली में देखिए भारी बर्फबारी।
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, दिया न्यू इंडिया का मंत्र। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार यूपी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया 2024 की तैयारियों का आगाज। गाजीपुर में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में हुए शामिल, रैली को भी किया संबोधित। मतलब हीरा है, हीरा, हीरा मतलब एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवे और ए मतलब एयरवेज। खेल मंत्री ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को फिर मुलाकात के लिए बुलाया। शाम 6 बजे अनुराग ठाकुर से होगी मुलाकात। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का इस्तीफा देने से साफ इनकार। राम मंदिर बना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वजह से ही बना है। कोई भी एजुकेशन की ऊपर बात नहीं कर रहा। इन्होंने सवाल पूछा, किसी ने विकास के ऊपर बात नहीं की, किसी ने